नमस्कार साथियों। आइए हम लोग प्रमुख रूप से एक अपने प्रमुख सब्जेक्ट एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन भारत के संदर्भ में आज हम लोग शुरू करेंगे। प्राचीन भारत से संबंधित एक प्रमुख टॉपिक जो कि हम लोग पहले क्लास में देखे थे कि कैसे प्रागैतिहासिक काल एवं पाषाण काल के बारे में हम लोगों ने देखा, फिर इसके बाद ऋग वैदिक युग के बारे में देखा। ठीक आज उसी प्रकार हम लोग का जो क्लास है वह है कि मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक काल। ठीक है, क्या होता है उत्तर वैदिक काल, आइए बात करते हैं। चूंकि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक और एक उत्तर वैदिक। ठीक है, एक ऋग वैदिक और एक उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल क्या है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल की बात करें, ऋग वैदिक काल के बाद का युग है। यह युग आर्य संस्कृति के प्रसार और विकास में अभ्युदय यानी कि एक नया उदय और उत्कर्ष मतभेद और एक अलग प्रकार की ऊहापोह का काल था। इस काल में धर्म दर्शन, ठीक है, नीति आचार विचार मत विश्वास आदि की प्रधान रूपरेखा निश्चित और सुस्पष्ट हो गया उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, चूंकि अगर बात किया जाए तो सामान्यतः इस काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत यजुर्वेद सामवेद, ऋग्वेद के बाद जो रचित हुए हैं, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, ब्राह्मण हो गया, उपनिषद हो गया एवं आरण्यक हो गया। ऐसे प्रमुख ग्रंथ के माध्यम से ही इस काल के बारे में, उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, सामान्यतः लौह प्रौद्योगिकी की शुरुआत उत्तर वैदिक काल से ही जोड़ा जाता है, क्योंकि इसके पर्याप्त साक्ष्य भी उपलब्ध हैं कि लौह प्रौद्योगिकी का युग की शुरुआत जो है उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। इस काल के अध्ययन के लिए कई प्रकार के मृदभांड जैसे चित्रित धूसर मृदभांड, काला मृदभांड, लाल मृदभांड प्रमुख रूप से मिले हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जो उत्तर वैदिक काल है ये आपका हिमालय का भाग, यहाँ से नीचे जो है आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश बिहार सम्मिलित करते हुए पंजाब और राजस्थान जैसा क्षेत्र जो है एक केंद्र था उत्तर वैदिक काल में और वैदिक काल का। ठीक है, भौगोलिक विस्तार आपको शतपथ ब्राह्मण की कथाओं में उत्तर वैदिक काल के बारियों में बताया गया है कि आर्यों ने सदानीरा यानी गंडक के पूर्व की ओर इसके विस्तार का वर्णन मिलता है, जो गंडक नदी है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं बिहार में है ये गंडक नदी निकलती है, जैसा आपकी बताए हैं। इस काल की सभ्यता का केंद्र पंजाब से लेकर दिल्ली और गंगा जमुना द्वाब का उत्तरी भाग तक था, क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन इसमें सदानीरा जैसे नदियों का उल्लेख मिला है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जो आपको हमने बताया, ये जो चित्र हमने दिखाया आप देख रहे हैं, सॉरी आप देखेंगे ये जो है ये उत्तर वैदिक काल का एक बृहद क्षेत्र है। ठीक है, केंद्र बिंदु पंजाब राजस्थान दिल्ली जैसे क्षेत्र में रहा है और एक अलग ही काल था जो ऋग्वैदिक काल के बाद हमें अथर्ववेद सामवेद यजुर्वेद जैसे तमाम प्रकार के ग्रंथों से, आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ जैसे तमाम प्रकार के ग्रंथों के माध्यम से जानकारी मिलता है। ठीक है,
सामाजिक स्थिति की बात किया जाए तो उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था ही था, लेकिन वर्ण व्यवस्था में अधिक कठोरता आने लगी, क्योंकि वर्णों का जो एक आधार है वो कर्म न होकर जाति होने लगा। इसलिए उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे कि और अधिक कठोर व्यवस्था आने लगा। इस समय समाज 4 वर्ण में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। ठीक है। इस काल में यज्ञ का महत्व अत्यधिक बढ़ गया, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई और इसमें चारों वर्णों का अलग अलग कर्तव्य है, जो कि आप जान ही रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई और स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया। देखिए, तुलना करेंगे तो आप वैदिक काल में देखेंगे कि वैदिक काल में ये सिचुएशन नहीं था। वैदिक काल में स्त्रियों को सम्मान, भले ही पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था, लेकिन स्त्रियों को भी बहुत ही सम्मान प्राप्त था। लेकिन अब धीरे धीरे स्त्रियों का सम्मान जो है, जो दशा है, उसमें गिरावट आ रहा है। राजनीतिक स्थिति की बात की जाए, इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ तथा कबीले पर शासन करने वाला राजा अब प्रदेश पर शासन करने लगा। यानी अभी तक कबीलाई व्यवस्था पर आधारित चल रहा, धीरे धीरे राष्ट्र और राज्य की संकल्पना मजबूत हो रहा है उत्तर वैदिक काल में। अब वो राजा प्रदेश पर शासन करने लगा। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश सूचक है, पहली बार ऐसा प्रकट होता है कि उत्तर वैदिक काल में ही यह शब्द आया है। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र, ठीक है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था, शासन व्यवस्था था और सशक्त हुई। इस काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया। ठीक है, आप देखेंगे वैदिक काल से ही राजा का पद धीरे धीरे सभा समिति का, अब धीरे धीरे सभा समिति भी, जैसे विदत एक समिति था, इसकी भी अब धीरे धीरे जो एक स्थिति है वो नीचे की ओर जा रहा था। ठीक है, इस काल में धीरे धीरे जो है समितियों का प्रभाव भी कम होता चला गया। स्त्रियों को समिति में प्रवेश से वर्जित कर दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, स्त्रियों को समिति में प्रवेश करने से वर्जित कर दिया गया। राजा का राज्याभिषेक या राजसू यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था, जिसका विस्तृत वर्णन जो है शतपथ ब्राह्मण में मिला है। राजा का जो है राज्याभिषेक एक यज्ञ है, राजसू यज्ञ, राजसू यज्ञ के माध्यम से होता था, जिसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिला है। ठीक है, राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था एवं बलि, जैसे ऋग्वैदिक काल में एक कर था जो राजा को दिया जाता था, जो लगभग 1/16वां भाग हो गया था। ये उत्तर वैदिक काल में प्रमुख रूप से कर था, बलि। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर बात किया जाए आर्थिक स्थिति के बारे में, तो इस काल में पशुपालन की जगह, अभी तक ऋग्वैदिक काल में पशुपालन की व्यवस्था चल रहा था, लेकिन इस काल में पशुपालन की जगह है कृषि जो है प्रथम पेशा बना, क्योंकि कृषि क्षेत्र में लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से क्रांति आ गई। अंतरजीखेड़ा में पहली बार उपकरण मिले हैं। ठीक है, लौह उपकरण जो है अंतरजीखेड़ा में पहली बार लौह उपकरण मिले हैं। ठीक है, इस काल के लोग 4 प्रकार के बर्तन यानी कि मृद भांडों से परिचित थे। काले व लाल रंग मिश्रित मृद भांड, चित्रित धूसर मृद भांड, ठीक है, और लाल मृद भांड से लोग परिचित थे। ये इंपॉर्टेंट बात है। धार्मिक स्थिति की बात की जाए तो उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड का उद्देश्य क्या था? क्योंकि कर्मकांड, देखिए ऋग्वैदिक काल में कर्मकांड बहुत प्रचलित नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों का प्रचलन बढ़ गया। मूल उद्देश्य था भौतिक सुखों की प्राप्ति करना उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडों का। क्योंकि वैदिक काल में गंगा जमुना द्वारा आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन गया था, नदियों का एक क्षेत्र है। ऋग्वैदिक काल के दो सबसे बड़े देवता अगर बात की जाए तो इंद्र एवं अग्नि का अवस्थान धीरे धीरे खत्म हो रहा है।
इनके अब प्रमुख नहीं रहे, अब इंद्र के स्थान पर प्रजापति को सर्वोच्च स्थान मिला। उसके बाद विष्णु जो लोगों के उपासक पालक बने। अब ऐसे इन देवताओं की स्तुति हुआ, इनको प्रमुख सर्वोच्चता स्थान प्राप्त हुई। तो जो चीज ऋग्वेद में आप देख रहे थे कि जैसे कि जो इंद्र थे, अग्नि थे, अब इनका महत्व कम हो रहा है। ठीक है, पूषण जो कि पहले पशुओं के देवता थे, अब ये ऋग्वैदिक काल में अब शूद्रों के देवता बन गए हैं। जो शूद्र वर्ण व्यवस्था में जो चौथे स्थान पे था, तो पूषण अब जो है शूद्रों के देवता हो गए हैं। कुछ प्रमुख यज्ञ ऋग्वैदिक काल में इंपॉर्टेंट हैं, जैसे अश्वमेघ यज्ञ, सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ जो राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए अपने घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था, अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा। इसी प्रकार राजसु यज्ञ, राजसु यज्ञ राजा के राज्यभिषेक से संबंधित है। वाजपेयी यज्ञ, राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए एक रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था, तो उसे हम जो है वाजपेयी यज्ञ कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। इस प्रकार ये था उत्तर वैदिक काल। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे अन्य टॉपिक। जय हिंद।